आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। कीप वॉचिंग जागो विद कयूम खान्स चैनल। आप अपने सवालात और मौज़ूआत हमें दी गई आईडीज़ पर भी भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसी मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग और इंतहाई बासलाहियत लोग जब मुल्क छोड़ने लगे, उनकी नाकदरी होने लगे, तो फिर कौम के लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होता है कि उन लोगों के जाने का कौम को कितना नुकसान है। अगर एक खेत तबाह हो जाए तो शायद उसका इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर पनीरी मौजूद हो तो वो खेत दोबारा बन जाते हैं। ये लोग जिनका मैं आज जिक्र करने लगा हूं, ये लोग इस मुल्क की पनीरी थी और हमने इन लोगों की नाकदरी की और हमारे जो अदारों में, कुछ अदारों में जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो सियासत चलती है, लेग पुलिंग है, उसकी वजह से फिर उन्होंने, और जेलसी की वजह से, हसद की वजह से, कुछ कौम का जो मजमूई एक मिजाज है, उसकी वजह से फिर वो मुल्क छोड़ गए। उनमें कुछ दानिश्वर हैं, कुछ आलम हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े आलम, साइंसदान, शायर, मौसीकार, इस तरह दीगर हुनरमंद जो लोग हैं वो ये मुल्क छोड़कर चले गए। जब ऐसे लोग नकल मकानी कर जाएं और दूसरे मुल्कों में चले जाएं तो उससे बड़ी कलाश कौम कोई हो नहीं सकती। और वो नुकसान वक्ती तौर पर नहीं होता, उसका नुकसान कौमों को एक लंबे अरसे तक बर्दाश्त करना पड़ता है। ना सिर्फ कौमों को, आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि घरों में जब एक बासलाहियत, एक कमाने वाला बाप या सरबराह या ख़ानदान का सरबराह या एक ऐसा सरबराह जो अपनी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को, जिनमें रिश्तेदार भी हैं, जब वो उनको उनकी लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो जब वो चला जाता है तो वो नुकसान सिर्फ जाने वाले का नहीं होता, वो तो चला ही गया, लेकिन उस ख़ानदान का, उस कौम का कितना नुकसान होता है। सो ऐसे ही कुछ लोग हमारी सियासत की नज़र हो गए, हमने उनकी कदर नहीं की, उनका एहसास नहीं किया, उनकी सलाहियतों का कौम ने अंदाज़ा नहीं लगाया और वो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। अब एक खातून थी 1978 में, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, उधर उन्होंने सर्विस की। अब उनकी जो दिली ख्वाहिश थी वो ये थी कि इस मुल्क के एक एक इंच पर गंदम उगे, और वो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और बेतहाशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 20 साल इस मुल्क को दिए, इंतहाई कीमती साल। और इसके लिए उन्होंने अपने बीज चेक करवाए दूसरे ममालिक में, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक में उन्होंने अपने बीज चेक करवाए। और पाकिस्तान का 40% जो रकबा है वो सेम और थोर का शिकार है, और उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा जो ज़री रकबा सेम और थोर का शिकार है वहाँ मैं गंदम उगाऊँ, और उससे ना सिर्फ हमारा कीमती ज़र मुबादला बचेगा कि हम गंदम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। हमने उनकी इतनी नाकदरी की, उनको किसी गैर अहम जगह पर लगा दिया गया जिसको हम OSD कहते हैं, वो सियासत की नज़र हुई। उनके तजर्बे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मराकश, बरतानिया, ईरान, इनमें उनके तजर्बात कामयाब हुए और 100% नताइज दिए। लेकिन अंदरूनी जो साजिशें होती हैं, जो जब एक बंदा जब कामयाब होता है तो उसकी फिर वो एक जेलसी का आंसर भी उसमें, हमारे अदारों में ये चीज़ें बड़ी हैं।
उनको बकअप करना चाहिए ताकि कौम उनके मज़ीद तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो और वो दीगर लोगों को तैयार कर सके। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लोग पनीरी होते हैं, लेकिन उनको किसी OSD लगा दिया गया, वो डिस्करेज हुई। किस्सा मुख्तसर कि वो ये मुल्क छोड़कर वो कनाडा चली गई और उनकी कामयाबी के तज़किरे इंटरनेशनल जो मैगज़ीन है उनमें भी हुए और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और वो इस तरह कनाडा जो है वो शिफ्ट हो गई। एक और पाकिस्तानी, उनका नाम था रफ़ीउद्दीन अहमद। रफ़ीउद्दीन अहमद 1970 में UNO में मुलाजिम हुए और तकरीबन 29 साल उन्होंने UNO में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि उन्हें न्यूयॉर्क में, चूँकि ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उनका उधर ही गुजरा, तो उन्होंने कहा मुझे न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी सफारखाने में एक मेज़ और कुर्सी दे दी जाए ताकि मैं अपने मुल्क की इधर खिदमत कर सकूं और जितना मेरा तजर्बा UNO का मैं उससे अपने कौम को मुस्तफ़ीद करूं। लेकिन उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। 2003 में उस वक़्त के जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे कोफ़ी अन्नान, उन्होंने उनकी सर्विसेज ली और 2003 में जो अहम तरीन मिशन था इराक का, इराक में उनको UNO की तरफ से सफारती मिशन पर तैनात कर दिया गया। और उस वक़्त की जो वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल थे शमशाद अहमद साहब ने ना सिर्फ उनकी दरख्वास्त को रद्द किया बल्कि उस पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो 1961 में अयूब खान ने मुल्की कवानीन को शरीयत के मुताबिक डालने का फ़ैसला किया। उसके लिए उनके जहन में 2 नाम आए, एक प्रोफेसर हमीदुल्ला और दूसरा नाम था डॉक्टर फजलुर रहमान। प्रोफेसर हमीदुल्ला उस वक़्त फ्रांस में थे जबकि डॉक्टर फजलुर रहमान कनाडा में थे। इसके लिए उन्होंने उस वक़्त के प्रेसिडेंट अयूब खान ने ज़िम्मेदारी दी अल्लामा इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम को कि वो इन दोनों को बुला कर लाएं। डॉक्टर जावेद इकबाल पेरिस के अब्दुल्ला साहब से बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया से आया था तो उस वक़्त इन्होंने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा तजर्बा नहीं करना चाहता, मैं एक दफ़ा गया था तो मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, तो वो चले गए वहाँ से। वो जो दूसरे थे प्रोफेसर हमीदुल्ला, वो आए, उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का रुकन बनाया गया। इस पर हमारे कुछ उलमा ने फतवे दिए और वो फिर मुल्क छोड़कर वापस चले गए। अब हम अपने हीरोज़ के साथ किस किस्म का एटीट्यूड इख्तियार करते हैं। बेशुमार लोग जिनका ज़िक्र मैं शायद अपने इस प्रोग्राम में कर ना पाऊँ, जो ये मुल्क छोड़कर चले गए। उनमें सादत हसन मंटो, उनमें इंडिया से अगर साहिर लुधियानवी का नाम ख़त्म कर दिया जाए, साहिर लुधियानवी भी बाद में गए इंडिया और बड़ा नाम कमाया और उन्होंने इनको हाथों हाथ लिया। अगर आज इंडिया के अदब में, लिटरेचर में साहिर को ख़त्म कर दिया जाए तो इंडिया तो वैसे ही अदब में यतीम हो जाता। अब एक और नाम जिसका मैं बड़े अदब से ज़िक्र करना चाहता हूँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम 1961 में गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को ज्वाइन किया और वो कोई काम करना चाहते थे। ही वाज ए मैन ऑफ क्वालिटीज़। उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि मुझसे कोई काम लें, बड़ा काम मुझे दें। अब इंतज़ामिया ने क्या काम किया, उनको फुटबॉल टीम का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया, कोच।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया तो उनको हॉस्टल का, गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल का उनको वार्डन बना दिया। दिल बर्दाश्त हो गए, दिल बर्दाश्त होकर वो लंदन चले गए 1964 में। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने उनको हाथों हाथ लिया और फिर वो बंदा जिसको हमने अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया, वो नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम बन गया, नोबल इनाम याफ्ता। और इंपीरियल कॉलेज ने उनको शोबा फिज़िक्स का इंपीरियल कॉलेज में उसका इंचार्ज बना दिया और वो इतना नाम कमाया उधर जाकर कि उनको नोबल इनाम का हकदार ठहरे। और हम बाद में जब उनको नोबल इनाम मिला तो हमने कहना शुरू कर दिया एक पाकिस्तानी नियाद डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबल इनाम मिला। यानी जब वो थे उस वक़्त उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जब वो चले गए तो पाकिस्तानी अखबारात, मीडिया सब ने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तानी नियाद डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है नोबल इनाम याफ्ता। सो हम अपने हीरोज़ के साथ, अब मैं और एक दो शख्सियत का नाम बताता हूँ। भारत के सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम, भारत के सदर साबका साबका सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी, 1972 और 1973 में हॉलैंड से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान एनर्जी कमीशन में वो नौकरी के ख्वाह थे। कमीशन ने उनको नालायक करार देकर नालायक मुस्तरद कर दिया। वो तकरीबन एक साल से कम अरसा वो मुल्क में रहे और वो इंडिया चले गए और इंडिया ने फिर उनको हाथों हाथ लिया, इतना हाथों हाथ लिया कि वो इंडिया के सदर के ओहदे तक जा पहुँचे। और फिर वही बात कि एक पाकिस्तानी इंडिया का सदर या समथिंग जो भी वो, हाँ, और उन्होंने भारत को एटमी ताकत बनाने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम। तुफैल नियाज़ी हमारे बहुत बड़े एक लोक फनकार, जिनको पुराने लोग आज भी घंटों सुनते, उनकी ऑडियो वीडियो जो भी वो घंटों सुनते हैं। वो कहा करते थे कि जब हम ये बैरून मुल्क परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो हमारी बड़ी तौक़ीर होती है, बड़ी इज़्ज़त होती है और हमें बड़ा एहतराम दिया जाता है। जब हम परफॉर्म करके वापस वतन आते हैं तो इस मुल्क में हमें मरासी कहा जाता है। जब उनका वो बरसी के मौका पर हम उनके जो प्रोग्राम है वो हम अपने चैनल्स पर वो नशर करते हैं। ये क्या उनकी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं है, या क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोगों को हम इतना एहतराम दें कि वो मुल्क ना छोड़ें और इस मुल्क की पनीरी साबित हों और उन जैसे फिर वो अपने अब्दुल कलाम, बेशुमार अब्दुल कलाम दे, तुफैल नियाज़ी बेशुमार तुफैल नियाज़ी दे, और जिनका मैंने जिक्र किया है डॉक्टर फजलुर रहमान, प्रोफेसर हमीदुल्लाह, ये लोग जो हैं ये अपने जूनियर्स पैदा करें, ये पनीरी इस मुल्क की। हम अपने हीरोज़ के साथ सलूक अच्छा नहीं करते। अब मैं एक और मुसन्नफ़ा जिनका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नाम है सब कॉन्टिनेंट में, उनका ताल्लुक़ वो 1947 में कुर्रतुल ऐन हैदर, बहुत बड़ी मुसन्नफ़ा थी, वो उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से था। अलीगढ़ को कहते हैं कि ये उर्दू का किबला वाला। अलीगढ़ से वो पाकिस्तान आई, यहाँ वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में उन्होंने मुलाजमत की, पाकिस्तान वजारत इत्तलात में। उन्होंने एक अपना मशहूर ज़माना नावल जिसको बड़ी पजीराई मिली, आग का दरिया, उन्होंने लिखा और उस पर उन्हें हुक्म दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि वो चूँकि मार्शल लॉ का दौर था तो उनको हुक्म दिया गया कि नावल के जो कुछ हिस्से जो हैं इनकी काट छांट की जाए। उन्होंने हुकूमत का ये मुतालबा तस्लीम करने से इनकार किया
और उनको ना सिर्फ मुलाजमत से सुबुकदोश कर दिया गया बल्कि उन्हें वापस हिंदुस्तान जाने पर हमने मजबूर कर दिया। और जब वो हिंदुस्तान वापस गई और उस वक़्त के जो इंडिया के वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, वो ऑटोग्राफ लेने के लिए कुर्रतुल-ऐन के घर पहुंच गए और फिर उनको ना सिर्फ उसके घर पहुंचे और ऑटोग्राफ लिए बल्कि उनको बाद में उनको इंडिया के जो सरकारी अज़ाज़ात थे वो भी मिले, उससे उनको नवाजा गया और उनकी तौकीर की गई। एक और बहुत बड़ा नाम उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, जिनका ज़िक्र अक्सर होता है, जो क्लासिकल मौसीकी से जिनको दिलचस्पी है या जो भी मौसीकी से जिनका थोड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ है वो जानते हैं उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान क्या चीज़ थे। 20वीं सदी के तानसेन उसको कहते हैं और आज तक ग़ुलाम अली उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली से बड़ा क्लासिकल गुलकार आज तक पैदा नहीं हुआ। 1947 में हिजरत के वक्त वो पाकिस्तान आ गए, एक लंबे अरसे तक सड़कों पर धक्के खाते रहे। आखिर उनको उनके बरादर निस्बती जो कराची में एक साहब के घर में सर्वेंट थे वो अपने साथ ले आए और वो एक अरसे तक सर्वेंट क्वार्टर में रहे। मुख्तलिफ कभी किसी महफिल में वो अपना परफॉर्म करते थे। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने अरकान असम्बली के साथ एक निशिस्त में उनको परफॉर्म करने के लिए कहा। अभी उन्होंने परफॉर्म करना शुरू ही किया तो अरकान असम्बली ने जाना शुरू कर दिया। आखिर में ऐसा भी हुआ कि 2-3 सिर्फ रह गए और उससे उनका इतना दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वो इंडिया चले गए। बाकी ज़िंदगी उन्होंने इंडिया में गुजारी, उनको भी सरकारी एजाज़ात मिले, उनके इंतकाल पर कौमी सोग मनाया गया और वही जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि आप हिस्ट्री देख लें कि इंडिया ने उनके साथ क्या सलूक किया और हमने उनको किस तरह दिल बर्दाश्ता होकर उनको निकाला। और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये अब कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स को 3 मुख्तलिफ ममालिक दावा करते हैं, उनकी फर्जी कब्रें बनाई हुई हैं 3 मुख्तलिफ ममालिक ने कार्ल मार्क्स की, ये हमारा था, ये हमारा था, ये हमारा था। हीरोज़ थे और हीरोज़ की बड़ी कदर करते हैं, ना उनके मरने के बाद बल्कि उनकी ज़िंदगी में ही उनकी कदर की जाती है ताकि कल कला कौम को पछतावा ना हो और जब उनकी आप कदर करेंगे तो फिर वो अपनी एक पूरी टीम देकर जाएंगे। ये सिलसिला पाकिस्तान में आज भी जारी है। आज की गुफ्तगू का जो मकसद था वो ये था कि अपने जिंदों की कदर करें। बहुत शुक्रिया।